नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी के जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट। तो कल वाले प्रैक्टिस सेट में हमने यूपी स्पेशल के सवाल लिया था। आज और यूपी का स्पेशल जो पार्ट है बचा हुआ था थोड़ा, उसको कवर कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी पे। तो लगभग पॉलिटी जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लगभग 15 सवाल के आसपास, 20 सवाल के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिलेगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोगों ने कल 75 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? लखनऊ। दूसरा क्या दिया गया है? कानपुर। तीसरा क्या दिया गया है? झांसी। और चौथा आपको क्या दिया गया है? वाराणसी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी? तब 1791 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1791 ईस्वी में की थी। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था और इसके प्रथम कुलपति पूछा जाए कौन थे? ए एन झा थे। इसके प्रथम कुलपति पूछा जाए आपसे कौन थे? ए एन झा थे। ठीक है, बातें आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77। 77 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। दिया गया है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, चरकुला क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली। दूसरा दिया गया है अवध क्षेत्र की उपजाऊ जड़ोड़ मिट्टी। तीसरा दिया गया है लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प। चौथा दिया गया है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई घूंघट करके नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? घूंघट करके क्या करती हैं? इसमें नृत्य करती हैं महिलाएं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे बेस्ट तरीका होता है रीजनिंग पीवाईक्यू हल करने का एग्जाम टाइम में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। 10 से 15 दिन आपको प्रॉपर केवल पीवाईक्यू पे ही फोकस करना होता है। अगला सवाल आपको दिया गया है 78 नंबर। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? विद्या विहार किस शहर में स्थित है? सबको पता होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? आगरा। दूसरा आपको क्या दिया गया है? कानपुर। तीसरा आपको क्या दिया गया है? वाराणसी। और चौथा आपको क्या दिया गया है? लखनऊ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। दिया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में डॉक्टर यू एन राव द्वारा लखनऊ में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित है। ठीक, तो एक इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में इसको स्थापित किया गया था। और पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो यू एन राव द्वारा स्थापित किया गया था लखनऊ में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। दिया गया है 79, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है, बताइए। बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टमाटर, दूसरा दिया गया है दूध, तीसरा दिया गया है पत्थर और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, डंडे। बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंडे। क्या हो जाएगा, डंडे। इसके बारे में देख लेते हैं। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यह लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ये कहाँ मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है पेपर में। अगला सवाल, अगला सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 80। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दिया गया उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा इसका। पहला दिया गया है जैन, दूसरा क्या दिया गया है सिख, तीसरा आपको क्या दिया गया है ईसाई और चौथा आपको क्या दिया गया है बौद्ध। तो किससे जुड़ा हुआ है ये काम्पिल मेला, ये किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू और जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। काम्पिल क्या है, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। ये बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा 81 का। दिया गया है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डॉट डॉट के बीच खेला गया एक T20 मैच था, बताइए। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, वेस्ट इंडीज, दूसरा दिया गया है श्रीलंका, तीसरा क्या दिया गया ऑस्ट्रेलिया और चौथा आपको क्या दिया गया है, इंग्लैंड। तो किसके बीच में खेला गया था पहला T20 मैच, वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था। ठीक है, बात ध्यान देना। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता लगभग 50,000 है। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था। कौन सा मैच था, T20 खेला गया था। ठीक है, बात ध्यान देना आप। अगला सवाल, अगला दिया 82 नंबर सवाल, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग कमेंट करके उत्तर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गोरखपुर, दूसरा दिया गया है हस्तिनापुर, तीसरा दिया गया है आजमगढ़ और चौथा आपको क्या दिया गया है, मऊ। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। क्या था, 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। और इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो 1962 में की गई थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83। 83 आपको दिया गया है, बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका उत्तर। माघ मेला डॉट डॉट के दिन शुरू होता है, बताइए। माघ मेला डॉट डॉट के दिन शुरू होता है। पहला दिया गया मकर संक्रांति, दूसरा दिया गया है बसंत पंचमी, तीसरा दिया गया महाशिवरात्रि और चौथा दिया गया अक्षय तृतीया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन होती है। यह 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ कितने साल में लगता है 6 साल में, और महाकुंभ कितने साल में लगता है 12 साल में लगता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84 दिया है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कानपुर, दूसरा दिया गया है मथुरा, तीसरा दिया गया है वाराणसी और चौथा आपको दिया गया है अयोध्या। चौथा क्या दिया गया है? अयोध्या। तो आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए इसका क्या होगा, सभी लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संत कबीर का जन्म कहाँ और लालन पोषण कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इसके बारे में देख लेते हैं कबीर जी के। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। इनकी जो लैंग्वेज इसको क्या कहा जाता है? सधुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ध्यान देना, मगहर में। कहाँ हुई थी? मगहर में। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 में मानते हैं। तो सब में अलग अलग डाटा दिया गया है। तो आपको मेन ये ध्यान देना है कि मेन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, किसने किया था, ये सब चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85। तो आप लोग 85 का कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। दिया गया है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डॉट डॉट द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? पहला दिया गया है बड़े गुलाम अली खान, दूसरा दिया है बस्सू खां, तीसरा दिया गया है बिस्मिल्लाह खान, चौथा दिया गया है अमजद अली खान। चौथा क्या दिया गया है? अमजद अली खान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बस्सू खान। क्या हो जाएगा? बस्सू खान। ऑप्शन नंबर बी बस्सू खान। दिया गया उस्ताद बस्सू खान को लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। इसकी स्थापना पूछी जाए तो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ये बात ध्यान देना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? किस भाषा में लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, दूसरा दिया गया है खड़ी बोली, तीसरा दिया गया है ब्रज भाषा और चौथा दिया गया है उर्दू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। वे मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा में भी पद्य लिखे हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ चीजें लिखी हैं। तो ये बात आप ध्यान देना। अगला सवाल अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला दिया है फतेहपुर, दूसरा दिया है मुजफ्फरनगर,
तीसरा दिया है मिर्जापुर और चौथा दिया गया है मुरादाबाद। क्या दिया गया है चौथा? मुरादाबाद। पीतल नगरी को किस नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, चलो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए जगह बनाया है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां मुख्य शिल्प हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रास सिटी या पीतल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? पहला ऑप्शन दिया गया है जयपुर, दूसरा दिया गया है बनारस, तीसरा दिया गया है लखनऊ और चौथा आपको क्या दिया गया है? बरेली। चौथा आपको क्या दिया गया है? बरेली। तो आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बनारस। इसके बारे में देख लेते हैं। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने क्या क्या दिए गए हैं देख लेना। जयपुर घराना युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन, लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान, बनारस घराना अत्याधुनिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। ठीक, ये तीनों घराने ध्यान देना, आपसे कोई एक पेपर में पूछा जा सकता है यदि इस चैप्टर से सवाल आता है तो। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 89। 89 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डॉट डॉट का उत्पादन किया जा रहा है। तो आप पता, आपको सबको पता है फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात ध्यान देना, इस शहर को क्या सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइटस के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में क्या है ये दर्ज करा रहा है। तो ये भी ध्यान देना, इसको फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सभी लोग। 26 जनवरी 1950, दूसरा दिया है 24 जनवरी 1950, तीसरा दिया गया 15 अगस्त 1950 और चौथा दिया गया है ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये बात ध्यान देना, जब नाम बदला जा रहा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल दिया है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है।
जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर क्या हो जाएगा। पहला दिया गया है गोरखपुर, दूसरा दिया गया है सिद्धार्थनगर, तीसरा दिया गया है आजमगढ़ और चौथा आपको क्या दिया गया है, गोंडा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है, इसका रंग सफेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 से 3500 लीटर पानी। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक धान का ऊपरी हिस्सा काला होता है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, बात ध्यान देना है। ठीक, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसलिए ये पेपर में पूछा गया है आपसे। ठीक है, अगला सवाल 92। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। पहला दिया गया है बुलंदशहर, दूसरा दिया गया है अलीगढ़, तीसरा दिया गया है एटा और चौथा आपको क्या दिया गया है, फैजाबाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है, ये बात आप ध्यान देना। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया 93। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, दूसरा आपको क्या दिया गया है आगरा, तीसरा दिया गया है फतेहपुर सीकरी और चौथा आपको क्या दिया गया है, फैजाबाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फैजाबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। इसके बारे में देख लेते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतू जुहूर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। ठीक, किसके, बहू बेगम की याद में करवाया था, ये बात ध्यान देना। अगला सवाल, अगला दिया 94 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। प्यार से क्या बुलाया जाता था, अप्पा जी बुलाया जाता था। पहला ऑप्शन दिया गया है गिरिजा देवी, दूसरा आपको दिया गया है किशोरी आमोनकर, तीसरा दिया गया है वसुंधरा कोमकाली, पांचवा दिया गया है हीराबाई बारोडकर, हीराबाई बारोडकर। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरिजा देवी। क्या हो जाएगा, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, अगला दिया गया उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित हैं, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए किस संप्रदाय से संबंधित है। पहला आपको दिया गया है नागा, दूसरा आपको दिया गया है नाथ, तीसरा दिया गया है कालमुख और चौथा आपको क्या दिया गया है, माधव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा नाथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथ। दिया गया उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। ठीक है, बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। दिया गया सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? पहला दिया गया है गोरखपुर, दूसरा दिया गया है महाराजगंज, तीसरा दिया गया है बलिया और चौथा दिया गया है बस्ती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल से लगती है, बात ध्यान देना। पीछे हमने करवाया भी है सवाल डिटेल में। 97 दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट किस जिले को चुना गया है? डॉट डॉट किस जिले को चुना गया है? पहला दिया गया है अमेठी, दूसरा आपको क्या दिया गया है? जालौन, तीसरा आपको क्या दिया गया है? देवरिया और चौथा आपको क्या दिया गया है? कुशीनगर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालौन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जालौन। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया है, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया है। तो ये बातें ध्यान देना, आपसे पेपर में पूछी जाती है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल 98 आपको दिया गया है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डॉट डॉट से लखनऊ स्थानांतरित किया था। पहला ऑप्शन दिया गया आगरा, दूसरा आपको क्या दिया गया है? देहरादून, तीसरा आपको क्या दिया गया है? इलाहाबाद और चौथा आपको क्या दिया गया है? कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है की राजधानी को 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिकी राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक, ये सारी बातें ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जिले में है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। पहला दिया गया है देवरिया, दूसरा आपको क्या दिया गया है? गोरखपुर, तीसरा आपको क्या दिया गया है? बस्ती और चौथा आपको क्या दिया गया है? गोंडा। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बस्ती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदाह राज्य के कोली वंशीय शासक परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। क्या था? बुद्धकालीन गणराज्य था। ये बात ध्यान देना है। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 100। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था जो डॉट डॉट में है, कहाँ है बताइए। बिठूर, दूसरा दिया गया है झांसी, तीसरा दिया गया ललितपुर और चौथा दिया गया उरई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिठूर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिठूर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था जो कि वर्तमान बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल, दिया गया पहली 1 जनवरी या 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट डॉट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। कौन सा था? पहला दिया गया है सरस्वती, दूसरा दिया गया है बनारस अखबार, तीसरा दिया गया है हंस और चौथा आपको क्या दिया गया है? जागरण। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बनारस अखबार। क्या था? बनारस अखबार। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया जिसको गोविंद नारायण दत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बातें आपको ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछा भी गया है यहाँ से सवाल। अगला सवाल दिया है भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट कहाँ पे है, किस जिले में है बताइए आप लोग कमेंट। पहला दिया इटावा, दूसरा दिया है फिरोजाबाद, तीसरा दिया गया फर्रुखाबाद, चौथा क्या दिया गया है? बाराबंकी। चौथा आपको क्या दिया गया है? बाराबंकी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर सी। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल, अगला दिया मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है बताइए। पहला दिया गया है जौनपुर, दूसरा दिया गया है बहराइच, तीसरा दिया गया है बलरामपुर और चौथा आपको क्या दिया गया है? गोंडा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। अगला सवाल, अगला दिया उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला दिया गया है चंदौली, दूसरा दिया गया है औरैया, तीसरा दिया गया है महोबा और चौथा आपको क्या दिया गया है? एटा। चौथा क्या दिया गया है? एटा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महोबा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी और तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले
झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट हैं। तो ये सारे नाम ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में दोबारा पूछा जा सकता है यहाँ से कोई कोई पॉइंट। ठीक है, अगला सवाल दिया है आपको 105 नंबर। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डॉट डॉट के संग्रहालय में संरक्षित है। कहाँ पे संरक्षित है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला दिया गया ऑप्शन कुशीनगर, दूसरा आपको दिया गया है सारनाथ, और तीसरा आपको दिया गया कन्नौज, और चौथा दिया गया लुम्बिनी। चौथा आपको क्या दिया गया है, लुम्बिनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ हटाए सटाए खड़े हुए हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ की भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। किसके प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 106। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक मुक्ति या जेहोटी के नाम से जाना जाता है। जेजाक मुक्ति या जेहोटी के नाम से जाना जाता है। पहला दिया गया है अवध, दूसरा दिया बुंदेलखंड, तीसरा दिया गया है काशी, और चौथा आपको क्या दिया गया है, दोआब। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। अगला सवाल इसके बारे में देख लेते हैं। जेजाक भुक्ति या जयहोटी एक वीर प्रवसनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था और यह अब बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक, चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक है, बात ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बताइए। पहला दिया बाल बोधिनी, दूसरा दिया गया है सरस्वती, तीसरा दिया गया है सितारे हिंद, और चौथा दिया गया है उन्नत मार्तंड। उन्नत मार्तंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 19 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला सवाल दिया प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट कहाँ से संबंधित हैं। ये कहाँ से संबंधित है, पहला ऑप्शन दिया गया एटा, दूसरा दिया गया है इटावा, तीसरा दिया गया है औरैया, चौथा दिया गया है फिरोजाबाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटावा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इटावा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे और इनकी मृत्यु 1938 में कलकत्ता में हुई थी। और इनकी मृत्यु 1938 में कलकत्ता में हुई थी। अगला सवाल, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को
चेदी कहा जाता था। पहला दिया गया है बुंदेलखंड, दूसरा दिया गया है अवध, तीसरा दिया गया है अंग और चौथा क्या दिया गया है अवंती। और चौथा क्या दिया गया है अवंती। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्न है। इन 8 के नाम आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। पहला दिया है काशी, राजधानी वाराणसी, आधुनिक क्षेत्र वाराणसी के आसपास। दूसरा दिया गया वत्स, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। तीसरा दिया है कौशल, राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। चौथा दिया है मल्ल, राजधानी कुशीनारा, देवरिया के आसपास का क्षेत्र। पांचवा दिया है चेदी, राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। अगला दिया छठा कंबोज, राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा के आसपास का क्षेत्र। सातवां दिया है सुरसेन, राजधानी मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अगला दिया है पांचाल, अहिच्छन, राजधानी और बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, बातें ध्यान देना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 110। 110 दिया राजा हर्षवर्धन ने डॉट डॉट में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। पहला दिया गया मथुरा, दूसरा दिया गया है काशी, तीसरा दिया गया है कन्नौज और चौथा दिया गया है आपको हरिद्वार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने भी 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की थी। तो ये तीनों नाम ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 111। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पहला दिया है द्वारिका प्रसाद, दूसरा दिया है बिशन नारायण, तीसरा दिया है रघुपति सहाय और चौथा क्या दिया गया है नवल किशोर। चौथा क्या दिया गया है नवल किशोर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुपति सहाय। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1986 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982 नई दिल्ली प्रसिद्ध है। इनकी जन्मतिथि दी गई है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है और इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1969 में। ठीक है, अगला सवाल अगला दिया उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। बताओ भैया, बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। पहला दिया गया है बिरहा, दूसरा दिया है रसिया, तीसरा दिया है चेती और चौथा आपको क्या दिया गया है कजरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बारिश के मौसम में क्या गाया जाता है कजरी। क्या गाया जाता है कजरी। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में या सावन महीने में महिलाओं द्वारा कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक, बिरहा प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत है। रसिया रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चेती चेती लोकगीत फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत चेती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भूर्तहरि भूर्तुहरि और कौन है भूर्तुहरि। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113। प्रसिद्ध सूफी संत डॉट डॉट के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में
प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? बताइए। पहला दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा दिया गया है वारिस अली शाह, तीसरा दिया है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा आपको दिया गया है सलीम चिश्ती। चौथा क्या दिया गया है? सलीम चिश्ती। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा इसका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वारिस अली शाह, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक वर्ष उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? बताइए। उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल। पीछे बता चुके हैं इसके बारे में थ्योरी। अगला सवाल देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? बताइए। पहला दिया गया है शामली, दूसरा दिया गया है अलीगढ़, तीसरा दिया गया है आगरा और चौथा आपको क्या दिया गया है? मथुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर ए शामली। ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। ठीक है। अगला सवाल, अगला दिया है 116 नंबर आपको सवाल। डॉट डॉट गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। पहला दिया गया है ऑप्शन आपको दिया गया है संगीता पाल देवी, दूसरा दिया है संपत पाल देवी, तीसरा दिया गया है शीला पाल देवी और चौथा दिया गया है मिसी चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संपत पाल देवी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। दिया गया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित एक सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। इस गैंग में लगभग 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है। गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। यह पहली बार उत्तर प्रदेश में बांदा में देखा गया था। यह उत्तर प्रदेश के पहली बार बांदा में देखा गया था। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए इसका क्या होगा। मुरादाबाद डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। पहला दिया पीतल, दूसरा दिया तांबा, तीसरा दिया हीरा, चौथा दिया स्टील। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 117 का पीतल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा पीतल। इसके बारे में देख लेते हैं। पहले कुछ देख लेते हैं कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। मुरादाबाद पीतल एवं कलाई बर्तन एवं नक्काशी के लिए, फरीदाबाद कांच उद्योग के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। ठीक है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती, रामपुर चाकू उद्योग, लखनऊ लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए। ठीक है। खनिज क्षेत्र में देख लेते हैं। हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली और यूरेनियम ललितपुर। ये सारी बातें ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जाती है। अगला सवाल 118 नंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डॉट डॉट में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। पहला दिया गया लखनऊ, दूसरा दिया गया पंतनगर, तीसरा दिया गया मेरठ और चौथा आपको क्या दिया गया है सहारनपुर। चौथा क्या दिया गया है सहारनपुर। तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं डाटा इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, थोड़ा देख लेते हैं।
शोध संस्थान दिए गए हैं और इनके स्थान: सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ये कहाँ पे है? पंतनगर। 119 डॉट डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। पहला दिया गया है कुंभ मेला, दूसरा आपको दिया गया है नौचंदी मेला, तीसरा दिया गया है गंगा मेला और चौथा दिया गया है सिकरी मेला। ये कौन सा मेला है? ऑप्शन नंबर बी नौचंदी मेला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नौचंदी मेला। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, गंगा। सिकरी मेला कानपुर, सिकरी, गाजियाबाद। ये सारे नाम ध्यान देना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला दिया है 120 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? पहला दिया है फतेहपुर, दूसरा दिया है जौनपुर, तीसरा दिया है महोबा और चौथा दिया गया है श्रावस्ती। बताइए तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महोबा। अगला सवाल। अगला दिया 121 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7.3%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। अगला सवाल 122 नंबर आपको दिया गया है। बताइए आप लोग सभी लोग कमेंट करके क्या होगा इसका उत्तर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता था। बताइए मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरसेन। ठीक, सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी, पंचाल, बरेली, भदोही, अहिच्छन्न, अंग बिहार, चंपा। ये बात ध्यान देना, आप लोग पेपर में देख सकते पूछे गए हैं। अगला सवाल। अगला दिया 123 नंबर। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बताइए। पहला दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है पद्मलाल पुत्र पुन्नालाल बख्शी, तीसरा दिया है मदन मोहन मालवीय, चौथा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। 123 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 124। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। बताइए इसका 124 का उत्तर बताइए सभी लोग। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1968। ऑप्शन नंबर सी 1968। उत्तर प्रदेश के राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में बाध्यकारी बनाया गया। कानूनी रूप से 1968 में बाध्यकारी बनाया गया। दिया गया डॉक्टर फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में
टप्पा शैली का विकास किया था? पहला ऑप्शन दिया गया मुस्त्री बाई, दूसरा दिया है खुशी महाराज, तीसरा दिया गया है मेहंदी खान और चौथा आपको दिया गया है ठाकुर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला मुस्त्री बाई। क्या हो जाएगा? मुस्त्री बाई। अगला सवाल 126 नंबर। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? पहला दिया गया है बिरहा, दूसरा दिया गया है आल्हा, तीसरा दिया गया है रसिया और चौथा दिया गया है लंगुरिया। चौथा क्या दिया गया है? लंगुरिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आल्हा, आल्हा। ठीक है। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, बातें ध्यान देना। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बताइए, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आप सबको पता होगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पूछी जाए 23 सितंबर 1887 को सर विलियम मेयर और एमर्सन की प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुकार एमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को जो एक्ट पास हुआ था उसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया था। इसका प्रथम प्रवेश मार्च 1889 में हुआ था। प्रथम प्रवेश कब हुआ था? मार्च 1889 में हुआ था। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। पहला दिया गोरखपुर, दूसरा दिया मुरादाबाद, तीसरा दिया बनारस, चौथा दिया है कन्नौज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। उत्तर प्रदेश कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कान्यकुंज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था, पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र, अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला सवाल। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए। पहला दिया है जौनपुर, दूसरा दिया है कन्नौज, तीसरा दिया है फतेहपुर सीकरी और चौथा दिया गया है बाराबंकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई हैं। अगला सवाल। अगला दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा? अभी पीछे हमने बताया था, सब लोग बताइए कमेंट करके क्या है? पलाश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश या टिसू एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। अगला सवाल 131 आपको दिया, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में देख लेते हैं। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक, 1936 का बर्लिन ओलंपिक। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इसके बारे में देख लेते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह है कुछ। ठीक है, बातें ध्यान देना। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का के पद का सृजन किया गया। लोकायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? कब किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। अगला सवाल। अगला दिया, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया, पहला अकबर, दूसरा दिया औरंगजेब, तीसरा दिया है शाहजहां, चौथा दिया गया है जहांगीर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? औरंगजेब। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, जहां गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध सांस्कृतिक विकसित है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और लोक भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1774 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखशेर के नाम पर रखा गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। काशी काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित हैं। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बनाए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल। 135। बताइए आप लोग 135 का कमेंट करके सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? पहला दिया कर्मा, दूसरा दिया छोलिया, तीसरा दिया चरकुला और चौथा दिया गया है सेरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरा। इसके बारे में देख लेते हैं। सेरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल की कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सेरा नामक लोकगीतों के साथ नीचे जाने के कारण इसका नाम सेना नृत्य पड़ा। इस नृत्य में सेरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सेना नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। अगला सवाल दिया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद, चमकता हुआ मोती, का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पेरियल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है, जहां शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर
हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। ये बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल संग्रहण में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा हरितिमा की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान देना। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल था। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी के लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू लिखते थे। उनकी सोजे वतन नमाना प्रेस कानपुर कहानी श्रृंखला की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने क्या कर ली थी? उनकी सभी प्रतियों को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवृत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिठूर। कहाँ पे है? बिठूर। ये इसकी व्याख्या देख लेना आप लोग। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवृत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यह वही स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने जीवन निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 सितंबर 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्ता जी खड़ी बोली के प्रमुख कवि थे। पंडित महावीर प्रसाद स्वामी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी तो ये इनकी क्या दी गई थी? कुछ कृतियां दी गई थी। ठीक, माइक बंद हो गई। अगला सवाल है 141, गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या दिया गया? पहला चित्रकूट, दूसरा दिया कानपुर, तीसरा दिया गोरखपुर, चौथा दिया गया वाराणसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वस्तुओं के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया गया है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डॉट डॉट किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया रानी अहिल्याबाई, दूसरा दिया गया हरिश्चंद्र, तीसरा दिया राणोजी सिंधिया, चौथा दिया पंत मारो पंत पिंगल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई। क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई।
काशी अर्थात वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग कितना परसेंट है? लगभग कितना परसेंट? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16.4%। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को महापंजीयक व जनगणना आयुक्त चंद्रमौली व केंद्रीय गृह सचिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। इसके अनुसार 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या इतनी थी, जो 2011 में बढ़कर इतनी हो गई। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है, जिसमें 52.41% महिलाएं व 47.61% नहीं 52.41% पुरुष हैं और 47.62% क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, बात ध्यान देना। तो इसका जो सही उत्तर क्या था आपका? 16.4%। अगला सवाल 144। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला दिया लखनऊ, दूसरा दिया गया है आपको मुरादाबाद, तीसरा दिया है कानपुर, चौथा दिया है अलीगढ़। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। अगला सवाल 145। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल हैं, बताइए। तो जब ये सवाल पूछा गया था उस समय कौन थे? बीएल जोशी थे। ठीक, ध्यान देना। तो वर्तमान में पूछा जा सकता है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको बीएल जोशी 28 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 28 जुलाई 2009 से 17 जून 2014 तक रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल 146। बताइए आप लोग कमेंट करके। गोदान डॉट डॉट द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? पहला कालिदास, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा दिया गया किशन लाल शर्मा। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल दिया है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? पहला दिया एटा, दूसरा दिया ग्रेटर नोएडा, तीसरा दिया गोरखपुर, चौथा दिया गया है आपको इटावा। तो कहाँ बन रहा है? इटावा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? पहला आपको दिया गया है आगरा लखनऊ, दूसरा दिया गया है आगरा कन्नौज, तीसरा दिया गया है आगरा ग्रेटर नोएडा और चौथा दिया गया है आपको आगरा ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा ग्रेटर नोएडा। अगला सवाल ताज एक्सप्रेसवे 16.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। अगला सवाल 49। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। 149 का क्या हो जाएगा? सी, उर्दू। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कब बनी है। उत्तर प्रदेश का राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में संशोधित करके उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। अगला सवाल
निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसके बारे में हमने पूरा पीछे पढ़ा दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये थ्योरी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा पीछे सारा हमने थ्योरी पढ़ाया है, ठीक है। अगला सवाल, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? कुंभ मेला पूछा है हमसे, नहीं होता है, बताइए। उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन वाराणसी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो वही दिया है, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद या प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, ठीक। या उत्तराखंड, महाराष्ट्र भी देख सकते हो वहीं पे ऑप्शन में, ठीक है। जो भी दिए गए हो आप वहां पे लगा सकते हो। अगला आपको दिया गया है सवाल 152 नंबर, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो पीछे हमने इसको भी बताया है, कितने हैं? 18। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे छोटे संभाग मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर हैं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव किस पार्टी से संबंधित हैं? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। उत्तर इसमें तो दिया नहीं फिलहाल। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा है, क्योंकि यहाँ पे बाघ दिया है, तो यहाँ पे आयोग ने जो उत्तर माना था इसका गलत माना था। राज्य के 25 आरस्य, आक्रोच वृक्ष, अशोक, पुष्प, पलाश, ये ध्यान देना। पीछे हमने सारा बताया बिहेवियर। 155, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री कौन है? शिवपाल सिंह यादव। जब ये पेपर हुआ था उस समय की बात हो रही, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट से इसको अपडेट कर लेना। मुख्यमंत्री कौन थे ये सब आपसे पूछता है, ठीक है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह थे। वर्तमान में यह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है, ये बात ध्यान देना। ये पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सीएम योगी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको सबको पता है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक। क्षेत्रफल का, प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। ध्यान देना, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? पहला दिया इलाहाबाद, दूसरा दिया बरेली, तीसरा दिया लखनऊ, चौथा दिया गया है कानपुर। चौथा क्या दिया गया है? कानपुर। बताइए आप लोग कमेंट करके, उसका उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, दूसरा दिया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के औद्योगिकी संस्थान को आईआईटी का दर्जा दिया गया है, और ये कब दिया गया था? 2008 में। अगला सवाल, अगला दिया, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया क्या है? बिहू, दूसरा दिया रसिया, तीसरा दिया स्वांग, चौथा दिया कव्वाली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिहू। अगला दिया है, इसमें रसिया, स्वाग, कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय लोकगीत हैं, जबकि बिहू कहाँ का है? असम का है। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं।
लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानिए। तो बताइए 159 का उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके। सहारनपुर मंडल बिल्कुल है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ है, लेकिन गाजियाबाद मंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे मंडलों के नाम दिए गए, आप देख लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से। टोटल 18 मंडल है, 75 जिले हैं, सारे मंडलों के नाम दिए, आप देख लेना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 160 दिया, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त पद का सेवा में किसके बराबर है? पहला दिया जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा दिया अपर सचिव, तीसरा दिया संभागीय आयुक्त या सचिव, और चौथा दिया गया अवर सचिव। चौथा क्या दिया गया है? अवर सचिव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 160 का, आप लोग बताइए कमेंट करके सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संभागीय आयुक्त या सचिव। अगला सवाल, अगला दिया है उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? जिसमें प्रत्येक में कितने? 2-4 जिले शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिसमें 2 से 4 जिले हैं, तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है कौन सा है? बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? योग महोत्सव। क्या हो जाएगा? योग महोत्सव। प्रयागराज में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का क्या करता है? आयोजन करता है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद डॉट डॉट के किसके समान है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? आईजी के समान है। सारा हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल 164 दिया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांथा टांके। कांथा टाके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियां और धोती सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही ढेर के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को गढ़ा जाता है। फूल पत्तियों क्या किया जाता है? इसमें गढ़ा जाता है। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है, एक भारतीय प्रबंधन स्थान यूपी में है या डॉट डॉट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो मंगलुरु, अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड में स्थित हैं। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट के आधार पर की जाती है। अगला सवाल दिया गया है 66 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका जो हो जाएगा आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर और प्राथमिक रूप से राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक से कार्य करता है। संविधान के अंतर्गत ही ऐसे ही कार्य हैं जिसके माध्यम से वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करना तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। दूसरा, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तीसरा, राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का
आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1988 में। अगला सवाल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक 15 वर्षों से 35 वर्षों तक के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए साक्षरता दर को 75% तक लाना है। अगला दिया गया है आपको, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला दिया, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इसका? उद्योग, दूसरा दिया है स्वास्थ्य सेवा, तीसरा दिया है शिक्षा, चौथा दिया है कृषि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय जन आयोग आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए यूपी को 2 अवार्ड मिले हैं। पहला, आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करना। दूसरा, आभा स्कैन की सार्वजनिक संख्या और टोकन तैयार करना। आभा एप्लीकेशन के जरिए मरीज आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हमने यूपी का पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।